जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आज मैं परसेंटेज का पार्ट 5th लेकर आया हूँ। चलिए, आज मैं जो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, पहले आपको वीडियो पॉज करना है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है और अपने अकॉर्डिंग करके देखना है। ठीक है। और ये देखिए कि आप में या आपकी मेथड में और मेरी मेथड में कितना फर्क है, कैसे हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेन विदाउट पेपर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता था। जो भी उसको वेतन मिलता था उसका एक निश्चित भाग बचाता था ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करे कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। हमको क्या फाइंड आउट करना है कि उसकी बचत में उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करना चाहिए कि वह वही कार को कितने महीने में खरीद ले, 9 महीने में खरीद ले। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब कभी भी वह आपसे प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पूछे, ये दो चीजें, ठीक है, वो आपसे क्या पूछे, प्रतिशत वृद्धि पूछे या प्रतिशत कमी पूछे, तो वह हमेशा क्या करेगा, कंपेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं 100 रुपए कमाता हूं और आप लोग 150 रुपए कमाते हो, तो अब हम कंपेयर कैसे करेंगे, ये मैं हूं और ये आप लोग हो। तो देखिए, वो हमेशा कंपेयर क्या करेगा कि आप लोग मुझसे कितने रुपए अधिक कमाते हो, अधिक मतलब वृद्धि, या फिर आप लोगों से मैं कितने परसेंट कम कमाता हूं। तो यहां पर देखिए उसने कंपेयर करा है। तो मैं आपको एक बात समझा दूं कि वह जिससे भी कंपेयर करता है वो हमेशा नीचे आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, अगर वह मुझसे कंपेयर कर रहा है तो 100 नीचे आएगा, और अगर वो आपसे कंपेयर कर रहा है तो 150 नीचे आएगा। सबसे अच्छी मेथड यही है कि जहां पर से लग जाए या जिस भी डिजिट के बाद में से लगे तो वो हमेशा नीचे आएगा। जैसे 100 रुपए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो किसके बाद में 100 लगा, से लगा, 100 के बाद में लगा तो 100 नीचे आएगा। 150 से कितने प्रतिशत कम है, तो यहां पर किसके बाद में से लगा, 150 के बाद में। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो कि जिसके बाद में से लगे वो हमेशा नीचे आएगा। ठीक है। चलिए अब इसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो जब कभी भी वह आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछे या प्रतिशत कमी पूछे, तो यहां पर आपको एग्जैक्ट डिजिट की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट डिजिट की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्या कर सकते हो, उसको कंपेयर करके भी आंसर ला सकते हो और सही आंसर आएगा। ठीक है। तो चलिए, अब मैं यहां पर आपको इसको दो प्रकार से करके दिखाऊंगा। ठीक है, बट जो आपको अच्छा लगे आप ऐसे करना। तो देखिए, यहां पर वह कुछ ना कुछ रुपए बचाता है हर महीने, हाँ कि ना। तो यहां देखिए, वह 12 महीने तक कुछ कुछ रुपए बचाएगा। ठीक है। और यहां देखिए, यहां पर वह 9 महीने तक कुछ कुछ रुपए बचाएगा। तो मेरी बात समझिए, 12 और 9, इन दोनों का एक कॉमन डिजिट हमको निकालना है। ठीक है। क्यों निकालना है, इसका मैं आंसर आपको आगे दूंगा। 12 और 9 का एक कॉमन डिजिट अपने को निकालना है। तो 12 और 9 का कॉमन डिजिट क्या होता है, तो 12 और 9 का कॉमन डिजिट होता है उसका एलसीएम। ठीक है। तो 12 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। तो मैंने 36 को ऊपर लिख दिया। ठीक है। तो अब मैं ये मान लूं, यहां समझना, अब मैं ये मान लूं कि वो जो कार है वो कितने रुपए की है, 36 रुपए की है। क्यों 36 रुपए माना, क्योंकि 36 12 से भी कैंसिल होगा और 36 9 से भी कैंसिल होगा। अब ये डिजिट हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो 12 और 9 का एलसीएम ही क्या रहता है, वो कॉमन डिजिट होता है जो इन दोनों से क्या होता है, कैंसिल होता है। ठीक है। तो अब देखिए, यहां पर भी एक साल में वह कुछ ना कुछ रुपए बचा रहा है और 36 रुपए में खरीद रहा है, और 9 महीने में भी वो कुछ कुछ रुपए बचा रहा है और 36 रुपए में खरीद रहा है। तो क्या मैं निकाल सकता हूं कि वो हर महीने कितने रुपए बचाएगा, तो हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वह यहां से 36 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो वो हर महीने 3-3 रुपए बचाएगा। यहां पर क्या एग्जैक्टली कार 36 रुपए में आती, क्या नहीं, तो हमने कंपेयर करा है, आपका आंसर वही आएगा। ऐसे ही यहां पर देखिए, वो 36 रुपए में वो कार आ रही है, तो वो 9 महीने तक कितने कितने रुपए बचाएगा कि 9 महीने में 36 रुपए हो जाएंगे। तो 36 को 9 से डिवाइड कर दूं मैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 4 रुपए हो जाएंगे। इसका मतलब अगर वह 12 महीने में वो कार खरीदता है तो एक महीने में उसे कितने रुपए बचाने पड़ेंगे, 3 रुपए। और अगर वही कार वह 9 महीने में खरीदता है तो
कितने रुपए में बचाना पड़ेगा? 4 रुपए में बचाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए समझना मेरी बात को। इस जगह पर यहां पर उसने क्या बोला है, 1 साल में वह एक कार खरीद सके तो ज्ञात करे कि उसे अपनी बचत कितने प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगी। इसका मतलब वो वृद्धि किसमें करेगा? तो स्वाभाविक सी बात है, इससे वृद्धि करेगा। यहां पर जो 12 महीने दिया हुआ है इससे वृद्धि करेगा। ठीक है, यहां देखो समझो वापस से कि वह एक कार खरीद सके कब तक? 1 साल में। अब वह ज्ञात करे कि वह अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। तो स्वाभाविक सी बात है, जब वह 3 रुपए कमा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी तो 4 रुपए आएगा। तो कितने रुपए की वृद्धि कर रहा है? वो 1 रुपए की वृद्धि कर रहा है। अच्छा, किस से कर रहा है? वो 3 रुपए से कर रहा है। तो बस आपका आंसर, जितने रुपए की वृद्धि कर रहा है वो ऊपर, जिससे कर रहा है वह नीचे, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि 1/3 कितने परसेंट होता है? तो 1/3 होता है 33 इंटीजर 1/3%। तो आपका ये आंसर आ चुका है कि कितने परसेंट की वो वृद्धि करे? 33 इंटीजर 1/3% की वृद्धि करे, जिससे कि जो कार वो 12 महीने में खरीद रहा था, अब वही कार वो कितने महीने में खरीदेगा? 9 महीने में खरीदेगा। कब? जब वह अपने हर महीने में 33 इंटीजर 1/3% की वृद्धि कर दे। बहुत इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये अभी भी समझ में नहीं आया है तो वापस से वीडियो को फॉरवर्ड करिए, बैकवर्ड करिए, जो भी करना है आप इजीली क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर समझो, यहां देखो 36 रुपए एग्जैक्टली कार की प्राइस नहीं होती है, हमने कंपेयर करा है, आपको एग्जैक्ट डिजिट की जरूरत नहीं है। तो यहां देखिए, हाँ, पहले वो 12 महीने में खरीद रहा था, अब वो 9 महीने में खरीद रहा है। तो इसका मतलब 12 और 9 में सेम प्राइस होगी ना, तो इसीलिए हमने 12 और 9 का क्या निकाला? एक कॉमन डिजिट निकाला, 36। अब मैं यहां से निकाल सकता हूं कि हर महीने वो 3-3 रुपए बचाए, तो 12 महीने में 36 रुपए बचा लेगा, और हर महीने वो 4-4 रुपए बचाए तो 9 महीने में वो 36 रुपए कमा लेगा या बचा लेगा। ठीक है, तो यहां देखिए, एक महीने में वो पहले 3-3 रुपए बचाता था और अब कितने बचाएगा? 4-4 रुपए बचाएगा। तो उसने कितने रुपए की वृद्धि करी? 1 रुपए की वृद्धि करी। और आपको वृद्धि का प्रतिशत तो निकालना है। ठीक है, मैं आपको बताया है कि जिससे कंपेयर करता है वो हमेशा नीचे आता है। तो यहां पर वो कंपेयर किससे कर रहा है? तो 3 रुपए से कंपेयर कर रहा है ना, वो 3 रुपए से 1 रुपए बढ़ाएगा। तो जिससे कर रहा है वो नीचे आएगा, और जो वृद्धि हो रही है वो हमेशा ऊपर आएगी, या कमी हो रही है वो ऊपर आएगी। ठीक है, तो 1/3 इंटू 100। अब यहां पर आप 100/3 नहीं करोगे, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है कि कैसे आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको उन चीजों की हेल्प लगेगी अभी। ठीक है, तो वो बेसिक चार्ट अपने सामने लेके बैठिए, डेली आपको उसको पढ़ना है और इजीली आपको आंसर लेकर आना है। तो इसका आंसर आएगा 33 इंटीजर 1/3%। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। अच्छा, करना क्या होता है? 3/5 से उसको एक डिजिट को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। पर वो 3/5 से नहीं कर रहा है, वो किससे कर रहा है? वो 7/4 से मल्टीप्लाई कर रहा है उसी डिजिट को। ठीक है, तो यहां देखिए, अगर आपके पास डिजिट आ जाए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको क्या निकालना रहे, प्रतिशत परिवर्तन, इसका मतलब क्या है? या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। परिवर्तन मतलब क्या होता है? परिवर्तन तो मतलब ये होता है या तो कम होगा या ज्यादा होगा। तो यहां पर देखिए, आपको वापस से निकालना है प्रतिशत कम या प्रतिशत ज्यादा। तो फिर मैंने आपको बताया कि जब भी आपको प्रतिशत कमी निकालना रहे या प्रतिशत ज्यादा निकालना रहे, तो आपको फालतू चक्कर में नहीं पड़ना है, आप कंपेयर करके भी इजीली कर सकते हो। तो यहां पर देखिए, अगर मुझे वो कॉमन डिजिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो 5 और 4, यहां देखिए 5 और 4 का कॉमन डिजिट निकालिए। क्यों 5 और 4 का निकालने को बोल रहा हूं? क्योंकि 5 से में इजीली जो कैंसिल हो जाए, 4 से जो इजीली कैंसिल हो जाए, तो यहां पर आपका इजीली काम हो जाएगा। तो 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा। तो वो डिजिट हमने क्या मान ली? 20 मान ली हमने। अब 5 और 4 ही क्यों माना? क्योंकि 5 से ये 4 बार में कैंसिल होगा और 4 से ये 5 बार में कैंसिल होगा। हमने ये जो डिवाइड वाला फॉर्म है ना, इसको हटाने के लिए 5 और 4 का एलसीएम लिया। ठीक है, वो कॉमन डिजिट ली। एग्जैक्टली 20 नहीं है, पर हम कंपेयर करके मान सकते हैं जब ऐसा क्वेश्चन आता है। तो 4 तिया 12 और 7 पंजे 35। इसका मतलब, मेरी बात समझना, 3/5 से करना था, 7/4 से कर दिया, मतलब ये 35 आ रहा है। और एग्जैक्टली आना कितना चाहिए? 12 आना चाहिए। देखो अभी 35 आ रहा है, उसने ये तो बोला है किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। मतलब किससे गुणा करता है?
7/4 से गुणा करता है, तो 7/4 से गुणा करेगा तो 35 आएगा, जबकि 3/5 से आना चाहिए, तो 3/5 से कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। इसका मतलब कितना कम आ रहा है, कम आना चाहिए ना। तो 35 में से जब मैं 12 को माइनस करूंगा तो 5 में से 2 गया तो 3, और 3 में से 1 गया तो 2, मतलब 23 उसने कम कर दिया है। ठीक है, अच्छा किसके परसेंट में उसने कम करा है, किससे कम करा है, तो देखिए किससे कंपेयर करेंगे, 35 गलत आ रहा है और 12 क्या है, सही है। तो कंपेयर हमेशा अपन ओरिजिनल वैल्यू से करते हैं, या फिर जिसके बाद में से लगता है उससे करते हैं। तो देखिए 23 कम आ रहा है, और किसके कंपेयर में, 12 के कंपेयर में, मल्टीप्लाई बाय क्या निकालना है, परसेंट निकालना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको 23/12 निकालना है कि 23/12 कितने परसेंट होता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपने मेरे पिछले वाले वीडियो देखे हैं तो। देखिए 23/12 है, हाँ कि ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 - 1/12, 12 दूना 24, 24 में से 1 गया तो 23, 23/12। सेम का सेम क्वेश्चन में पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 को हम लिखेंगे 200%, माइनस 1/12, 1/12 को लिखते हैं हम 8 सही 1/3%। अब इसमें से आपको माइनस करना है, तो मैंने आपको बताया था कि 200 को हम लिखेंगे 199 इंटीजर 3/3, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, -8 इंटीजर 1/3। अब 191 में से 8 गए तो बचा 191, 3 में से 1 गया तो बचा 2, और बेस अपना 3 होता है, तो ये आपका आंसर आ गया। 23/12 को क्या लिख सकते हैं हम, 191 इंटीजर 2/3%। ठीक है, तो यहां पर आपको बस अपने देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा, आपका आंसर विद इन अ सेकेंड आएगा। यहां मैं आपको कर करके बता रहा हूं, इसीलिए इतना समय लग रहा है, बट अगर इसी को मैं खुद करूं तो इसका आंसर 5 से 7 सेकंड के अंदर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं 23/12 को सीधे लिखूंगा 191 इंटीजर 2/3%, ये मैं आपको करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। ऐसे यहां मैं आपको समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, एग्जाम में थोड़ी ना मैं समझाऊंगा, वहां तो हम मतलब विद इन अ सेकेंड, वहां पर इतनी जल्दी आपका दिमाग काम करता है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कब आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इन्हीं चीजों को आप अब समझते हुए चलिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा करता है। करना क्या है, 5/3 से कर क्या देता है, 3/5 से कर देता है। संख्या तो सेम रहेगी ना दोनों में, तो बस अब इसको करते हैं अपन। अब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15, तो 15 ले लिया, ये कटा 5 बार में, ये कटा आपका 3 बार में, 5 25, 3 तिया 9। अच्छा आना था 9, और मतलब 9 आ रहा है, और आना कितना चाहिए था, 25 आना चाहिए था, तो ये कितना कम आया है, ठीक है। तो यहां पर ये आया 16, तो मैं लिखूंगा 16, और हमको कंपेयर हमेशा करना रहता है ओरिजिनल वैल्यू से, 25/100। अब मैं यहां पर थोड़ी ना करूंगा कि 1/25 क्या होगा, मेरे को पता है, सीधे मैं इसको 4 से काटूंगा, और 16 चौक 64%, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 64% क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। तो ये बहुत इजी है, आपका बहुत जल्दी आंसर आएगा, बस आपको सोचना है और करने की कोशिश करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा करता है। 4/3 करना चाहिए, 3/4 से करता है, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आया, 12, तो ये 12 लिख दिया। ये कटा आपका 3 बार में, ये कटा आपका 4 बार में, 4 चौक 16, 3 तिया 9, ठीक है। मतलब हमें पता है ओरिजिनल वैल्यू तो 16 है, तो मैं 16 से क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा। अच्छा ये जो मैं 100 लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई में, ये जरूरत नहीं लिखने की, केवल मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूं। अच्छा इन दोनों का माइनस बताओ, तो 9 और 16 का माइनस कितना होगा, तो आप सीधे बताओगे, 9 और 16 का माइनस होगा 7, ठीक है। मतलब 7 में 9 को जोड़ दें, या फिर 16 में से 9 को माइनस कर तो 7 आएगा। अब यहां देखो, इस 7/16 को मैं सॉल्व कैसे करूंगा। चलिए अब यहां पर देखते हैं 7/16 को कितने परसेंट लिखेंगे, ठीक है। तो मेरे को पता है 1/16 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/16 की वैल्यू होती है 6 इंटीजर 1/4%। मुझे तो 7/16 चाहिए, तो मैं 7 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7 6 42, और यहां पर जाएगा 7 1 7/4। अब इसको मैं करूंगा, तो यहां पर जब 7 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 1 4, 3 आएगा, तो 1 इंटीजर 3/4, तो यहां पर लिखेंगे 42 प्लस 1 इंटीजर 3/4, 42 प्लस 1 43, तो 43 इंटीजर 3/4%। तो सीधे आप लिख सकते हो 7/16 को 43 इंटीजर 3/4%। इन चीजों को याद रखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, आपका डेफिनेटली आंसर आएगा, ठीक है। चलिए एक और करते हैं। चीनी के दाम
16.2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्चे में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। वापस से वही आया है, प्रतिशत परिवर्तन मतलब या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, आप इसको विदाउट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू भी कर सकते हो। देखो, चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है। दाम मतलब रुपए में होगा, तो देखिए 16.2/3% को हम अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 1/6। इसका मतलब पहले 6 रुपए था, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, पहले 6 रुपए पर केजी था चीनी का दाम, बट अब क्या हो गया है कि 16 से 2/3 बढ़ गया है। तो 6 का 16 से 2/3 कितना होता है, 1, मतलब 1 रुपया और बढ़ गया है। तो अब कितना हो गया है, 7 रुपए पर केजी हो गया है। ठीक है, ये तो चीनी का दाम हो गया जो हमने देखा है यहाँ पर। ये भी आप विद इन अ सेकंड कर सकते हो मन में, आपको केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए 16 से 2/3 बढ़ गया, तो 16 से 2/3 को हम लिख सकते हैं 1/6, मतलब पहले 6 था और अब ये इतना बढ़ गया है, इसका इतने परसेंट बढ़ गया, तो 1 रुपये बढ़ गया तो 7 रुपये हो गया है। खपत मतलब क्या होता है, यूज, हम कितना यूज करते हैं, हम कितना खपत करते हैं, तो 20% कम हो गया। अब मुझे पता है 20% की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, मतलब पहले मैं 5 यूज करता था, 5 केजी यूज करता था, पर अब मैं इस 5 का 20% कम करता हूं। यहाँ देखो कम करता हूं, मतलब मैं 1 किलो और कम करता हूं, तो अब मैं 4 किलो यूज करता हूं। ठीक है, यहां समझ में आ रहा होगा। अगर वो कम बोले तो इसमें से इसको माइनस करो, ज्यादा बोले तो इसमें इसको प्लस करो। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब देखिए, अब मैं अगर बात करूं कि मैंने कितना उपभोग किया 1 महीने में, तो देखिए 6 रुपए प्रति किलो शक्कर का मूल्य है और मैंने यूज करा 5 किलो, तो 6 पंजे 30, मैंने कितना यूज करा, 30 केजी यूज करा। यहां देखिए 7 रुपए किलो शक्कर हो गया नया और मैंने यूज करा है 4 केजी, तो 4 × 7 करेंगे तो 28 केजी यूज करा है। ठीक है, मतलब पहले मैं यूज करता था 30 किलो और अब मैं यूज कितना करता हूं, 28 किलो, तो मैंने कितने किलो कम यूज करा, तो बोलेंगे 2 किलो कम यूज करा। किसके कंपेयर में करा, पहले वाले के कंपेयर में करा। भाई पहले मैं 30 करता था, अब मैं 28 करता हूं, तो मैंने 2 किलो कम यूज करा। तो 2 किलो कम किसके कंपेयर में, तो 30 के कंपेयर में, 30 से तो कंपेयर करा है, तो 30 को हम नीचे लिख देते हैं। प्रतिशत निकालना तो मल्टीप्लाई बाय 100 हम क्यों करें, जब मेरे को सीधा पता है तो मैं सीधे लिखूंगा 1 और यहाँ पर लिखेंगे 15, और 1/15 की वैल्यू होती है 6 सही 2/3%। तो ये आपका आंसर आ गया है कि 6 इंटीजर 2/3% का क्या हुआ है, कमी हुई है। बहुत इजी है, ये चीज मैं आपको लिख कर बता रहा हूं, ये लिखना नहीं है, ये आपको मन में सोचना है। और 2/30 को भी लिखना नहीं है, ये मन में सोचना है। तो इसमें से मैंने जो भी लिखा है ना, ये कुछ भी लिखना नहीं है, ये सब आपको सोचना है। बहुत इजीली आपका आंसर आएगा और मैं बहुत धीरे धीरे आपको बता रहा हूं। तो कोशिश करिए कि अब आप इसको अगर समझ में नहीं आया है तो वापस से देखिए। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है और मूल्य 16 इंटीजर 2/3% बढ़ जाता है। कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। बहुत इजी है, 57 सही 1/7% को मैं लिख सकता हूं 4/7। कैसे, बहुत इजी है। यहां देखिए 7 दिख रहा है, 1/7, तो देखिए 1/7 और आखिरी में 7 कहां दिखता है, तो हमको पता है कि 1/7 की वैल्यू होती है 14 इंटीजर 2/7, हाँ कि ना। अब एग्जैक्टली यहाँ पर 14 नहीं है, यहाँ पर कितना 57 है, और मुझे पता है 14 के पहाड़े में 4 बार में 57 आएगा, 56 आएगा, तो 56 के बाद 57 आता है, तो 4 बार में आएगा, तो मुझे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं 4 से मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ तो मैं 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा, तो यहाँ पर 4/7 आ जाएगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 को बार बार रिकॉल करिए, आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां से देखते हैं, पहले कितना था, 7 रुपए टिकट थी और अब बढ़ गई है, तो 7 से कितना हो गया है, 7 के बाद जब इसका इतना परसेंट निकालूंगा तो 4 बढ़ जाएगी, तो 7 और 4 11, मतलब पहले भाव था 7 रुपए पर टिकट और अब भाव क्या है 11 रुपए पर टिकट, मतलब ये रेट हो गया है। और इसका मूल्य भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो मूल्य कितना बढ़ा है, तो 16 इंटीजर 2/3% मूल्य बढ़ा है। तो 16 इंटीजर 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। मतलब पहले 6 था, अब कितना हो गया है, 7 हो गया है। तो देखिए 7 छंग 42 और 11 × 7 करेंगे तो 77।
मतलब कितना बढ़ गया है। तो इसमें मैं जोड़ दूंगा तो इसमें जोड़ेंगे 5 और इसमें जोड़ेंगे 3, मतलब 35 रुपये बढ़ गया है। तो जो 35 रुपये बढ़ा है वो किसके कंपेयर में बढ़ा है, 42 के कंपेयर में बढ़ा है। ठीक है, तो 35/42 का परसेंट अपने को फाइंड आउट करना है। 35/42 का परसेंट हमको फाइंड आउट करना है। तो या तो मैं 3500 में 42 का डिवाइड करूं या फिर जो मेरी मेथड है मैं उससे इसको यूज करूं। तो देखिए यहाँ पर ये कट रहा है 7 से, 7×5 35 और 7×6 42। ठीक है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 5/6। अब मुझे पता है 1/6, 1/6 को लिख सकते हैं हम 16 से ही 2/3%। हाँ कि ना। अब यहाँ पर तो 5 है तो मैं 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, तो 16×5 कितना होता है, तो 16×5 होता है 80। और 5 का मल्टीप्लाई में यहां करूंगा तो 5×2 = 10, 10/3 को लिख सकता हूं मैं 3 सही 1/3। तो 80 + 3 कितना होगा, 83। तो आपका आंसर आ चुका है 83 सही 1/3%। ये सब काम आप मन में कर सकते हो, आपको केवल और केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। समझ में नहीं आया है तो वीडियो को वापस से देखना। एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितनी प्रत्येक डब्बे में सीटें हैं। इसका मतलब यदि एक डब्बे में 25 सीटें होती है तो कितने डब्बे होंगे, 25 डब्बे होंगे। ठीक है, एक डब्बे में 25 व्यक्ति हैं, मतलब एक डब्बे में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 25 व्यक्ति बैठे हैं, जो उसकी क्षमता का इतने प्रतिशत है, मतलब उस डब्बे की क्षमता का इतने प्रतिशत है। तो उस डब्बे की क्षमता अगर मान लो मैं x मान लेता हूं तो x का 71 इंटीजर 3/7% कितना देके रखा है उसने, 25 देके रखा हुआ है। इतना आपको समझ में आया होगा। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें, मतलब उस ट्रेन में कितने यात्री बैठ सकते हैं यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे। ठीक है, तो अब चलो उसको निकालते हैं अपन। अब मुझे अगर टोटल व्यक्ति निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, ये निकालना बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 71 इंटीजर 3/7% फ्रैक्शन में कितना होता है। तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं 5/7। कैसे, चलिए मैं फिर से बताता हूं आपको। सबसे पहले नीचे क्या दिखा हुआ है, 7 दिखा हुआ है, तो 1/7, 1/7 की परसेंटेज कितना होता है, तो 1/7 का परसेंटेज होता है 14 इंटीजर 2/7। यहाँ देखो, यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 2/7। अब एग्जैक्टली यहाँ 14 है और यहाँ पर कितना है 71 है। तो मुझे पता है 14 का मैं जब 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 14×5 = 70 आएगा, और 70 से एक ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसके करीब तक पहुंचना है। तो 5 का मल्टीप्लाई करा तो मैं 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो 5/7। तो 71 से 3/7 को हम लिखेंगे 5/7। तो देखिए मेरी बात समझिए, टोटल वैल्यू अब मैं मान लू 7 है, मतलब टोटल कितने डब्बे में 7 व्यक्ति है, और 7 का इतने परसेंट कितना है, 5 है। इसका मतलब जब मैं 7 का इतने परसेंट निकालूंगा तो 5 आएगा, मतलब ये 5 किसके बराबर है, 25 के बराबर है। हाँ कि ना। तो बिल्कुल बहुत इजी है। देखो हमने टोटल कितना मान लिया, 7 मान लिया। अब 7 का इतने परसेंट कितना होता है, 5 होता है, बट एग्जैक्टली उसने कितना दिया, 25 दिया, मतलब ये 5 किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो जब 5 25 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आई। तो बताओ 7 यूनिट कितनी हो जाएगी, 35 आ जाएगी। इसका मतलब उस डब्बे की जो कुल संख्या है, उस डब्बे में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो उस डब्बे में बैठ सकते हैं 35 व्यक्ति। अब अगर एक डब्बे में 35 व्यक्ति बैठ सकते हैं तो बताओ कितने डब्बे होंगे, तो आप बोलोगे 35 डब्बे होंगे, क्योंकि जितने डब्बे बैठ सकते हैं उतने डब्बे हैं। तो 35 का स्क्वायर आपको निकालना है, बहुत इजी है। जिसके भी आखिरी में 5 दिखे, जैसे आपको मान लो 35 का स्क्वायर निकालना है, तो ये भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। 35 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आखिरी में 5 देखो, तो जैसे ही 5 देखो तो इसको 25 लिखो, और जो भी यहाँ लिखा हुआ है इसमें +1 करना है। तो 3 में +1 करा कितना है 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 = 12, तो 35 का स्क्वायर निकल गया 1225। ठीक है, ऐसे मान लो 45 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना 5, 5 चौक 20, ये 45 का स्क्वायर निकल गया। ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो 35 का कितना हुआ 1225 हुआ। अब टोटल कितनी संख्या बैठ सकते हैं, तो टोटल हम बैठ सकते हैं 1225 लोग बैठ सकते हैं। पर वो बोल रहा है कि वह हमेशा 20% स्थान क्या होता है, हमेशा कम होता है। तो 20% कितना होता है 1/5। यहां देखो मैं यहां लिख रहा हूं 20% की वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, तो अब ये रिक्त रहता है, 1/5 क्या होगा, रिक्त रहेगा। तो मैं इसका 1/5 निकाल लूं तो हम इसको कैंसिल करते हैं 5 से, तो 5 दूना 10, 2 बचा 22, 5 चौक 20, 25, 245 लोग क्या होंगे, नहीं बैठेंगे।
कितने में से? 1225 में से। तो 1225 है टोटल, और उसमें से 245 हमेशा रिक्त रहते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 1/5 अगर रिक्त हो रहे हैं तो 4/5 बैठेंगे। तो अब मैं सीधे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं 245 को। तो 245 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 पंजे 20 का 0 असली 2, 4 चौक 16, 17, 18, 1, 4 दूना 8 और 1 9। मतलब टोटल कितने व्यक्ति उसमें यात्रा करेंगे? 980 करेंगे। या फिर 1225 में से आप 245 को माइनस करो तब भी कितना आएगा? 980 आएगा। ठीक है, तो इन चीजों को आप थोड़ा देखना। अभी मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूं, पर अगर यही क्वेश्चन अगर हमको विदाउट पेन विदाउट पेपर या बहुत कम चीजें लिखकर करना होती तो हम इजीली उसको कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।